Hello students, today we are going to start our new chapter of science and that is chapter number 18 Indian Scientist Biography and Achievements and this is video number 1। तो देखिएगा इस चैप्टर में हम बहुत सारे ऐसे फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिन्होंने हमारे भारत देश के लिए बहुत कुछ किया है। तो देखिएगा ऐसे महान लोगों की जो संख्या की बात की जाए भारत के केस में अनगिनत है। ठीक है कि हमने हमारे यहाँ पर महान महान लोग हर युग में हुए हैं और एक से बढ़कर एक हुए हैं। तो बात करें इस चैप्टर की तो इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमें एक्चुअल में पढ़ना क्या क्या है। तो देखिएगा सबसे पहले हम पढ़ेंगे सुश्रुता के बारे में, देन वी विल स्टडी अबाउट चरक। तो देखिएगा ये सब बड़े फेमस नाम हैं, इन्होंने बहुत कुछ बड़ा किया है और आज की जो मॉडर्न साइंस है इन लोगों के द्वारा दी गई उस थीसिस के ऊपर ही आधारित है। ठीक है, तो आप खुद अचंभा करेंगे कि हम भारतीय जो थे वो प्राचीन समय में कितने डेवलप्ड थे दूसरी दुनिया के मुकाबले, और आज हमारी क्या स्थिति है और आज हम कहाँ दुनिया में स्टैंड करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताऊंगा कि जिसको सुन कर के आप खुद को प्राउड होगा। तो देखिएगा जहाँ तक मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि अनगिनत लोग हैं जिनके बारे में जितना बताया जाए उतना कम है, लेकिन चूंकि आपका जो सिलेबस है उसमें कुछ ही लोगों के को कवर किया गया है तो हम उन्हीं के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सुश्रुता के बारे में पढ़ेंगे, चरक के बारे में पढ़ेंगे, फिर ऐसे ही हम सीवी रमन जी के बारे में पढ़ेंगे, होमी जहांगीर भाभा इनके बारे में पढ़ेंगे, बहुत बड़ा नाम है मॉडर्न साइंस ऑफ इंडिया में। ठीक, और बात करें प्रफुल्ल चंद्र रे, इनका अलग ही बायोग्राफी है, मज़ेदार है। देखिएगा कि एक आदमी जब अपनी पे आता है तो क्या कर सकता है। ठीक है, डॉक्टर पंचानन महेश्वरी बड़ा नामी नाम है, ये देश विदेश के बच्चों में बड़े पॉपुलर थे ये। डॉक्टर सलीम अली, इनको बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और सबसे लास्ट में हमारे पूर्व राष्ट्रपति या फिर यूँ कह सकते हैं भूतपूर्व हमारे प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम। तो अब ये हमारे बीच में नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे देश के कुछ चुनिंदा प्रेसिडेंट्स में से एक हैं जिनको बेइंतहा प्यार लोगों से भी मिला और इन्होंने भी लोगों को उतना ही प्यार दिया, और ख़ास तौर से बच्चों के प्रति इनका स्नेह जो था वो देखने लायक था। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले चैप्टर शुरू करें तो हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि हम एक्चुअल में ऐसा क्या है इंडिया की हिस्ट्री में, ऐसा क्या है जो लोग हमें सोने की चिड़िया कहते थे या फिर हम क्या कहते हैं। मैं कह रहा था आपको कि हम दुनिया की सबसे बेहतरीन कौम थे या हमारा देश जो था सबसे डेवलप्ड कंट्रियों में से एक था, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। तो उनमें से कुछ रीजंस बताऊंगा, शायद बुक में नहीं है लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा। तो देखिएगा एज वी नो इंडियन सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, साइंटिफिक टेम्परामेंट एंड नॉलेज ऑफ इंडियन फिलोसफर्स एंड सेंट लेड फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न साइंस। तो देखिएगा हम जानते ही हैं कि जो हमारी इंडियन सिविलाइजेशन है ये सबसे प्राचीनतम सिविलाइजेशन में से एक है, यानी कि सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है जो अभी तक टिकी हुई है। तो हमारे साथ साथ चाइना भी ऐसा ही है, चाइना की जो सभ्यता है वो भी काफ़ी प्राचीन है, और हम ही दो सिविलाइजेशन ऐसी हैं जो टिकी हुई है अभी तक, यानी कि अर्थ पे मौजूद है, बाकी तो सब साफ हो लिए। ये तो हमारे यूँ मान के चलो हमारे पुराने लोगों का जिद्दीपन था, उनका धैर्य था, उनकी बहादुरी थी, या फिर कुछ ही मानिए जो उन्होंने अपनी संस्कृति को अपनी सभ्यता को बचाए रखा, चाहे जान दे दी लेकिन बचाए रखा। और बात करें साइंटिफिक टेम्परामेंट की और नॉलेज की, इंडियन फिलोसफर्स यानी कि भारतीय दर्शन शास्त्रियों की और हमारे साधु संतों की, तो इन लोगों का जो साइंटिफिक टेम्परामेंट था या जो मानसिक विचारधारा थी, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इनका जीवन था या उनकी जो नॉलेज थी, वही चीज़ आज के मॉडर्न साइंस की जो है वो नींव बन पाई है। Knowledge of our people in the field of science, astronomy, mathematics, metallurgy and medicines was magnificent and wonderful। तो देखिएगा बात करें अगर हम अलग अलग फील्ड की, अलग अलग क्षेत्रों की, विज्ञान के केस में ले लो, या एस्ट्रोनॉमी जिसमें हम क्या कहते हैं खगोल विज्ञान के बारे में सब पढ़ते हैं समझते हैं, गणित के बारे में ले लीजिए, मैथ्स के बारे में ले लीजिएगा, या फिर जो आपका धातु विज्ञान है जिसे जिसे हम मेटलर्जी बोलते हैं,
और इसके अलावा जो चिकित्सा विज्ञान है, इसमें जो ज्ञान था भारतीयों को वो ज़बरदस्त था और बहुत ही अद्भुत। आप सब सोचेंगे कि नहीं नहीं, हम तो अब आजकल अंग्रेजी दवाइयाँ खाते हैं, ये तो पिछले 100 150 साल में या 200 साल में डेवलप हुई साइंस है। तो मैं आपको बता दूं, आज की डेट में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो आयुर्वेद से या जो इंडियन आपका मेडिसिन सिस्टम है उससे उसका उपचार ना होता हो। ठीक। लेकिन क्या करें, एलोपैथी जो दवाइयाँ हैं वो एक्चुअल में जल्दी असर करती हैं और सबको जल्दी सही होना है, यानी कि बीमारियां दबा दो और काम पे जाओ। एक्चुअल में एलोपैथी की जो दवाइयाँ होती हैं बीमारियों को पूरी तरीके से ठीक नहीं करती, कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत अंदर रह जाता है। वो हमारी बॉडी है जो एक्चुअल में उस बीमारी को ख़त्म करती है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिएगा, हम कुछ एग्जांपल्स बताएं। तो देखिए, ज़ीरो जो है उसका जो इजाद है, उसका इन्वेंशन जो हुआ है भारत में हुआ था। ऐसे ही जो मैथमेटिक में डेसिमल सिस्टम है, ये भी भारत में हुआ था। ये जो आपका न्यूमरल नोटेशन होता है, यानी नंबर्स का जो सिस्टम है, ये भी भारत में ही शुरू हुआ था। रूलर मेजरमेंट सिस्टम, यानी कि जो नापने की व्यवस्था है ना, जो हम किलोमीटर मीटर इस तरीके से जो नापते हैं, ये सिस्टम भी भारत में शुरू हुआ था। थ्योरी ऑफ एटम, कि एटम क्या चीज़ है, क्या भला है, ये चीज़ भी हमारे यहाँ के संतों ने बताया, ऋषियों ने बताया। ठीक ऐसे वुड स्टील, यानी कि आज से सदियों पहले, तो चेरा डायनेस्टी यानी कि चेरा साम्राज्य, जो कि आपके दक्षिण भारत का एक साम्राज्य था, उस ड्यूरेशन में एक खास तरह का स्टील बनाया जाता था जिसमें जंग नहीं लगती थी और बड़ा जबरदस्त स्टील हुआ करता था। हथियार बनाने के लिए, खासतौर से तलवार और इस तरह की चीज़ें बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। ये अपने टाइम का जबरदस्त, क्या कहते हैं, आप ये मान सकते हो, इन्वेंशन था जो कि हमारे लोगों ने किया। ऐसी स्मेल्टिंग ऑफ जिंक, यानी कि जिंक को आपके ओर से निकालना की जो कला थी, वो केवल और केवल भारतीयों को ही पता थी और काफ़ी लंबे समय तक ये जो ज्ञान था हमारे लोगों तक ही सीमित था। दुनिया में कोई और जिंक प्रोड्यूस ही नहीं कर पाता था। लेकिन अंग्रेज आए, उन्होंने चोरी छुपे अपना हमारा जो टेक्निक है उसको चुराया, और फिर आप जानते ही हैं अंग्रेज़ों ने तो क्या किया, हमारे इतिहास की जो वाट लगाई है उन्होंने, उसका तो हम कह ही नहीं सकते। हर चीज़ उन्होंने अपने नाम कर ली है। फिर बात करें आयुर्वेदा की, जो कि एक चिकित्सा पद्धति है, और यूँ कह सकते हो आप आयुर्वेदा को एक जीवन पद्धति है, जिसके अंतर्गत आप खान पान को नियंत्रित करके हर तरह की बीमारियों, हर तरह के समस्याओं से, शारीरिक समस्याओं से बच सकते हैं। ठीक। एंड वाज इन्वेंटेड एंड डेवलप्ड इन इंडिया, ये सब चीज़ें हमारे देश के अंदर ही डेवलप हुई हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर गिनाने बैठूँ तो मेरे ख्याल से 10 15 20 स्लाइड तो इसी में ख़त्म हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये सारी जो बेसिक नॉलेज है इंडिया से ही निकल करके दुनिया में गई है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम तो बिल्कुल तुच्छ प्राणी हैं। भाई होगा, स्वाभाविक सी बात है, जब देश हज़ार हज़ार साल तक या 800 साल तक किसी का गुलाम रहेगा तो ये समस्या होनी है, मानसिकता क्रिएट होनी है। लेकिन हमें हमारी गौरव गाथा का ज्ञान होना चाहिए, बोध होना चाहिए कि हम कितनी महान सभ्यता के हिस्सेदार हैं, और हम हमारा यानी संस्कृति या हमारी जो नॉलेज है किसी भी चीज़ में, यानी वो कोई भी हमारी बराबरी नहीं कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सुश्रुता से। तो Sushruta was born in 600 BC. He was descendant of विश्वामित्रा। तो देखिएगा, सुश्रुता जो थे वो 600 BC के आसपास इनका जन्म हुआ था। एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन हाँ जो इतिहास है उसकी स्टडी के आधार पे लगभग माना गया है कि करीब 600 BC, यानी कि ईसा से 600 साल पहले, ईसा के जन्म से 600 साल पहले इनका जन्म हुआ था। ठीक। ही वॉज डिसेंडेंट ऑफ विश्वामित्रा, और ये जो थे ये विश्वामित्र के अग्रज थे, यानी कि उनके अनुगामी थे, उनके आने वाली पीढ़ियों में से बिलोंग करते थे, यानी भविष्य की। ही हैड हिज बेसिक ट्रेनिंग इन फील्ड ऑफ मेडिसिन एट आश्रम ऑफ धनवंतरी, और इन्होंने जो अपनी बेसिक ट्रेनिंग हासिल की मेडिसिन यानी चिकित्सा से संबंधित या औषधि से संबंधित, वो इन्होंने धन्वंतरी आश्रम से हासिल की। He is known as father of plastic surgery and all his knowledge is comprised in his book named सुश्रुत संहिता, और इन्हें आज की डेट में प्लास्टिक सर्जरी का फादर कहा जाता है। ठीक है।
और इनकी सारी जो नॉलेज की चीज़ें हैं वो सुश्रुत संहिता नाम की इन्हीं की पुस्तक में लिखा गया है। तो देखिएगा एक्चुअल में क्या था, ये सुश्रुत वगैरह के जो समय था उस ड्यूरेशन में जो राजा महाराजा होते थे वो युद्ध लड़ते थे, या फिर तो जब उनके शत्रुओं को पकड़ लेते थे तो उनकी बेइज्जती करने के लिए उनको सजा के तौर पे उनकी नाक वगैरह काट दिया करते थे या कान काट दिया करते थे। तो ये बड़ी बेइज्जती करने का एक तरीका था, ताकि दोबारा जो दुश्मन है वो ऐसी हिम्मत ना कर सके। तो ऐसे ड्यूरेशन में सुश्रुत जैसे जो आपके साधु संत हुए, इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी का इजाद किया, यानी कि ये कान, कटे कान को जोड़ने का या कटी हुई जो नाक है उसको जोड़ने का, इन सब चीज़ों का काम करने लग गए। तो इसमें काफ़ी हद तक सफल भी थे, और ये रीज़न है कि प्लास्टिक सर्जरी का इन्हें पिता कहा जाता है। जबकि आज की डेट में हम पढ़ते हैं तो मॉडर्न साइंस में कोई ना कोई अंग्रेज होगा जो प्लास्टिक सर्जरी का फादर कहलाएगा, यानी कि उनके हिसाब से, क्यों इतिहास पूरी तरीके से पलट दिया गया है अंग्रेज़ों के द्वारा। तो हम जो इतिहास पढ़ते हैं एक्चुअल में वो इतिहास हकीकत नहीं है, उसमें काफ़ी कुछ मिलावट की गई है अंग्रेज़ों के द्वारा, ताकि वो अपने आप को ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा महान सभ्यता दिखा सकें। He was the first surgeon who took the science of surgery to its extreme and devised advanced surgical instrument of his time. तो देखिएगा ये दुनिया के पहले सर्जन थे, यानी कि ऑपरेशन करने वाले आपके चिकित्सक थे, और इन्होंने जो आपकी सर्जरी की साइंस है उसको एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचाया। मालूम है इनके टाइम में कैटरैक्ट जैसे ऑपरेशन तक होते थे, कैटरैक्ट के यानी कि जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन था वो तक ये लोग किया करते थे। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए, आज से करीब 2600 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और ऐसे ही उस टाइम उन्होंने, यानी कि आज से 2600 साल पहले बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त जो आपके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो हैं एडवांस जो हैं उन्होंने बनाए, ठीक। तो अगर आप ये पिक्चर देखें तो आपको इस पिक्चर में ढेर सारे आपको टूल्स दिखाई देंगे जो कि उस ज़माने में इस्तेमाल किए जाते थे ऑपरेशन वगैरह के लिए, और इनमें से काफ़ी जो आपके टूल्स हैं आज भी इस्तेमाल होते हैं, बस उनका थोड़ा सा स्वरूप बदल गया है, अदरवाइज बेसिक स्ट्रक्चर सेम यही है। He has mentioned 101 instruments for surgery in his book Sushruta Samhita. He was known for rhinoplasty, cataract and surgery etc. तो देखिएगा उन्होंने करीब अपनी पुस्तक के अंदर करीब 101 अलग अलग तरह के सर्जरी के लायक, उपयोग के लायक जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, औजार हैं, उनके बारे में बताया, और साथ के साथ राइनोप्लास्टी और कैटरेक्ट सर्जरी जैसी जो चीज़ें हैं वो कैसे होती हैं, किस तरीके से की जा सकती है, इन चीज़ों के बारे में भी बताया। He has also mentioned painkiller deficiency syndrome, sterilization of surgical instrument and tools. तो इसके अलावा उन्होंने बताया कि भाई जो ऑपरेशन वगैरह के दौरान दर्द ना हो उसके लिए पेन किलर का कौन से का इस्तेमाल करना है, डेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी कि किसी भी खास तरह के भोजन की कमी की वजह से शरीर में होने वाली जो बीमारियां हैं उनके बारे में उनको नॉलेज था, उन्होंने बताया। इसके अलावा जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे उनको कैसे स्टेरलाइज किया जाए, यानी कि कैसे कीटाणु मुक्त किया जाए, ये भी उन्होंने बताया। तो देखिएगा पिक्चर में कैटरेक्ट के ऑपरेशन करते हुए दिखाया गया है। He also came with elaborate instruction to maintain cleanliness and hygiene in hospitals. इसके अलावा उन्होंने काफ़ी डिटेल में काफ़ी अच्छे ज़बरदस्त इंस्ट्रक्शन दिए थे, दिशा निर्देश दिए, बताए हुए हैं कि किस तरीके से जो चिकित्सालय है उसको साफ सुथरा और हाइजीनिक रखना चाहिए। किताब शाश शूने अल हिंद इज अरबिक ट्रांसलेशन ऑफ संहिता, सुश्रुत संहिता बाय अरब्स। तो देखिएगा किताब शाशुन अल हिंद नाम की एक किताब थी जो कि अरब लोगों के द्वारा लिखा गया था। ये सुश्रुत संहिता का ही ट्रांसलेशन है अरबी में। तो इस तरीके से अरब में भी जो हमारे भारत की जो नॉलेज है वो पहुंची, ठीक। तो आप देखिएगा कि किस तरीके से हमारे देश के जो लोग हैं उन्होंने बड़े बड़े काम किए और उससे न केवल भारतीय बल्कि विदेशियों को भी फ़ायदा पहुंचाया, यानी कि समस्त विश्व के लोगों को भारतीय लोगों के वजह से जो है हेल्प मिली। अब बात करते हैं चरक की, ठीक। तो ही वॉज ए
पायनियर इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन आयुर्वेदा इन एंशंट इंडिया। तो देखिएगा, चरक के बारे में बात की जाए तो देखिए, आयुर्वेद विज्ञान के जबरदस्त ज्ञाता थे और इन्हें पायनियर माना जाता है, इनकी मील का पत्थर माना जाता है। तो आयुर्वेद में जबरदस्त इनका नॉलेज थी। सम ऑफ द एंशंट टेक्स्ट सेज द वर्ड रेफर्स टू वांटेड फिजिशियन। तो देखिएगा कि अगर आप कुछ पुस्तकें जो प्राचीन हैं उनको अगर पढ़ें तो चरक एक्चुअल में नाम नहीं था, एक पद का नाम था। यानी कि ऐसा फिजिशियन जो हमेशा भटकता रहता हो, वांडर्ड फिजिशियन। फिजिशियन का मतलब चिकित्सक, वांडर्ड जो भटकता हो। तो यानी कि ऐसा चिकित्सक जो पैदल इधर उधर भटकता रहता और रोगियों के इलाज के लिए उन्हें चरक कहा जाता था। तो कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि जो चरक नाम के खास व्यक्ति हुए थे जिनको आयुर्वेद का जबरदस्त ज्ञान था। His famous work is Charak Samhita, which was written in 200 BC. It is most revered book in the field of medicine even today. तो देखिए, चरक संहिता जो है बहुत ही फेमस किताब है जो इनके द्वारा लिखी गई थी, वो भी आज से करीब 2200 साल पहले यानी कि 200 बीसी में लिखी गई थी। और ये आज भी मेडिसिन की फील्ड में बार बार यानी इस बुक के चीज़ों को पढ़ा जाता है, समझा जाता है, मॉडर्न साइंस में भी, मॉडर्न मेडिसिन के केस में भी। ठीक है। It is one of the oldest book in the Sanskrit which is divided into 8 part and has both verses and prose. तो देखिए, इसके बारे में कह सकते हैं कि ये जो पुस्तक है संस्कृत की सबसे प्राचीनतम पुस्तकों में से एक है, जिनमें से जिसको कि 8 हिस्सों में डिवाइड किया गया है और इसके अंदर छंद और गद्य दोनों ही चीज़ें मौजूद हैं। He was the first physician who came with the concept of digestive metabolism and immune system। और ये पहले चिकित्सक थे जो डाइजेस्टिव मेटाबॉलिज्म और इम्यून सिस्टम को लेकर के आए। यानी कि उन्होंने कहा कि जैसा हमारा डाइजेस्टिव मेटाबॉलिज्म होगा ऐसा ही हमारा इम्यून सिस्टम होगा। दैट मीन्स खान पान जैसा हम ग्रहण करेंगे वैसा ही हमारी बॉडी का की स्थिति रहेगी। अब इसमें भी इन्होंने क्या बताया कि अकॉर्डिंग टू हिम 3 दोषास पित्त, कफ एंड वाता आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीजेस। कि उन्होंने बताया कि किसी भी तरह की अगर कोई बीमारी है किसी इंसान के शरीर में तो वो किसी 3 कारण की वजह से होती है। या तो पित्त की वजह से होती है, या कफ की वजह से होती है, या वात। ठीक। तो पित्त तो आप समझते ही हैं जो हमारे शरीर के अंदर बनता है। कफ ये भी आप समझते हैं। वात एक्चुअल में वायु, हवा होती है। ठीक। तो ये 3 दोष हो सकते हैं। अब हो सकता है किसी एक दोष की वजह से शरीर में समस्या आ रही हो सकता है 2 की वजह से आ रही हो सकता है तीनों में ही गड़बड़ चल रही हो, तीनों का ही संतुलन बिगड़ा पड़ा हो, तो उसकी वजह से शरीर में जो है बीमारियां होती हैं। दैट मीन्स हमें शरीर के अंदर पित्त, कफ और वात, ये जो 3 दोष हैं उनको बैलेंस में रखना पड़ता है। और इसको बैलेंस रखने के लिए हमें कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, भोजन के ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। यानी कि ऐसा खाना, ऐसा सात्विक भोजन खाएं जिससे कि ये तीनों चीजें बैलेंस रहे हमेशा। In a normal person, all 3 doshas are in balance, but when balance of any of these is disturbed, then the person falls ill। तो देखिएगा, आमतौर पे सभी इंसानों के अंदर ये तीनों दोष होते हैं, लेकिन ये एक संतुलन में होते हैं। लेकिन जब इनमें से किसी का संतुलन बिगड़ता है, तीनों का ही संतुलन बिगड़ जाता है, तब जाकर के कोई व्यक्ति जो होता है वो बीमार पड़ता है। He was explained concept of inheritance, वैसे वाज नहीं आएगा, एक्सप्लेंड आएगा सिर्फ। ठीक है। तो ही एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस, डिजीज एंड डिफेक्ट ड्यू टू इनहेरिटेंस एंड सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ चाइल्ड। तो देखिएगा, उस जमाने में यानी आज से करीब 2200 साल पहले इनहेरिटेंस, जो आपके मेंडल के बारे में आप पढ़ते हैं ना, अनुवांशिकता के बारे में, तो उस अनुवांशिकता के बारे में या उससे होने वाले दोषों की वजह से जो बच्चों में डिफेक्ट आते हैं उसके बारे में आज से करीब 2200 साल पहले ही अपनी पुस्तक में एक्सप्लेन कर दिया था। और यहाँ तक कि ये लोग इतने नॉलेज रखते थे कि जो बच्चा पैदा होने वाला होता था उसका सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते थे। यानी इतने कैपेबल थे कि देख करके बता सकते थे कि जो बच्चा है वो लड़का होगा या लड़की होगी। तो देखिएगा, आज की डेट में हमें अल्ट्रासोनिक साउंड वगैरह इस तरह की चीज़ें करानी पड़ती हैं, सोनोग्राफी वगैरह करानी पड़ती है, तब जाके हमें पता लगता है कि भाई लड़का है या लड़की है। और इसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि एग्जैक्ट जो
रिजल्ट आए या ना आए, ठीक। लेकिन उस ज़माने में इन लोगों के पास इतनी ज़बरदस्त नॉलेज थी, जबकि कोई इनके पास ऐसे टूल्स और इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं थे। ही क्लेम्ड हार्ट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी एंड अटैच टू आर्टरीज। और इनको उस ज़माने में भी नॉलेज थी कि हमारे शरीर का जो कंट्रोल सेंटर है वो हमारा दिल है, और ये जो दिल है वो धमनियों से, आर्टरियों से जुड़ा होता है, जिसकी मदद से जो हार्ट है वो पूरे शरीर में ब्लड को पंप करता है। He also illustrated some instruction and oath for the doctors and student of medicine. इसके अलावा इन्होंने कुछ कस्में या फिर वादे जो हैं वो डॉक्टरों से या फिर जो स्टूडेंट हैं मेडिसिन के, जो विद्यार्थी हैं मेडिसिन के, उनके लिए कुछ खास तरह के इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, दिशा निर्देश दिए हुए हैं, और ओथ यानी कि कस्में दी हुई हैं जो कि हर कंडीशन में उनको पालन करना चाहिए, डॉक्टर्स को और जो मेडिसिन से संबंधित स्टूडेंट्स हैं उनको। तो देखिए उनमें से एक इंस्ट्रक्शन है जिसमें बताया गया है कि अ फिजिशियन शुड नॉट डेवलप एनिमिटी विद द पेशेंट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, कि जो भी फिजिशियन है, चिकित्सक है, उसे किसी भी कारणवश अपने पेशेंट से यानी कि जो उसका मरीज है उसके प्रति किसी भी तरह शत्रुतापूर्ण जो व्यवहार है नहीं करना चाहिए, शत्रुता डेवलप नहीं करनी चाहिए। और फिजिशियन शुड नॉट लीक एनी पर्सनल और फैमिली मैटर ऑफ द पेशेंट। और ऐसे ही एक फिजिशियन यानी चिकित्सक की जिम्मेदारी है कि जो सीक्रेट्स जो पेशेंट बता रहा है उसको, वो किसी उसके पर्सनल या फैमिली मैटर्स को किसी और को ना बताए। यानी कि फिजिशियन का डाइजेस्टिव सिस्टम भी ज़बरदस्त होना चाहिए, यानी कि उसको विश्वास का ध्यान रखते हुए जो भी पेशेंट की डिटेल्स हैं किसी और से शेयर नहीं करनी चाहिए। A physician should be always be ready to accept a new knowledge। और एक फिजिशियन जो है उसको सदा जो है नई चीज़ें सीखते रहने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार फिजिशियन बन गए तो भाई सब कुछ सीख लिया और अब उसे सीखने की ज़रूरत नहीं है। नाउ सीवी रमन। तो देखिएगा सीवी रमन के बारे में बात की जाए तो वो ज़बरदस्त व्यक्तियों में से एक थे, और उनकी बात की जाए तो सीवी रमन जो है उनका पूरा नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन। वॉज बोर्न इन त्रिचुरापल्ली तमिलनाडु ऑन 7 नवंबर 1888। तो इनका जो जन्म है 1888 में तमिलनाडु के त्रिचुरापल्ली नामक स्थान पे 7 नवंबर 1888 में हुआ था। तो ऐसे दिखते थे। His father's name was चंद्रशेखर अय्यर and mother's name was पार्वती अम्माल। तो देखिएगा इनके पिता का नाम जो था वो चंद्रशेखर अय्यर था और माँ का नाम पार्वती अम्माल था। His father was a professor of physics of Voltaire College। और इनके पिताजी भी जो थे वो ज़बरदस्त नॉलेज वाले व्यक्ति थे उस समय के हिसाब से देखा जाए तो, और वो वोल्टेयर कॉलेज के फिजिक्स के प्रोफेसर हुआ करते थे। C.V. Raman cleared MSc Physics in 1907 at the age of 19। तो 19 साल की एज में उन्होंने फिजिक्स से एमएससी पूरी कर ली थी 1907 में, ठीक है। और ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। In spite of being a student of physics, he had great knowledge of literature, history, Sanskrit and पॉलिटिकल साइंस। तो देखिएगा ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिक्स या साइंस की ही नॉलेज उन्हें थी, वो काफ़ी वर्सटाइल थे, यानी कि उनकी जो नॉलेज थी वो सीमित नहीं थी, वो काफ़ी दूसरी चीज़ों में भी उनकी जो नॉलेज थी ज़बरदस्त थी। उनको साहित्य की अच्छा खासा ज्ञान था, इतिहास का ज्ञान था, संस्कृत का ज्ञान था, साथ के साथ जो राजनीतिक विज्ञान है उसका भी उन्हें ज़बरदस्त ज्ञान था। He studied sound property of वीणा, मृदंग, तानपुरा, वायलिन, पियानो। इसके अलावा ये जो अलग अलग तरह के जो हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे भारतीय, उनकी साउंड प्रॉपर्टी के बारे में भी इन्होंने स्टडी की। ही स्टार्टेड हिज कैरियर एज डेप्यूटी अकाउंटेंट जनरल अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिएगा इनकी जो स्टार्टिंग ही हुई थी लाइफ की यानी कि जॉब की, वही दुनिया यानी इंडिया के सबसे बड़े कुछ ओहदों में से एक ओहदा था डेप्यूटी अकाउंटेंट जनरल, ठीक है, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उस टाइम में। तो आप सोच सकते हैं कितना ज़बरदस्त नॉलेज रहा होगा और कितने प्रभावशाली रहे होंगे, क्योंकि बहुत बड़ा पद है, ठीक है। बट ही रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट ड्यू टू पैशन फॉर फिजिक्स। लेकिन देखिए ये होता है, मेरे जैसे को मिल जाए तो मैं तो भाई साहब कुर्सी को पकड़ के वहीं बैठा रहा हूँ, मैं हिलूँ और नहीं, कोई कुर्सी ना ले ली इस चक्कर में। लेकिन इन्होंने
फिजिक्स के प्रति जो उनका पैशन था उसके मद्देनजर क्या है, ये नौकरी जो है उन्होंने छोड़ दी, रिजाइन कर दिया। देन ही जॉइंड एज अ प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स इन एट कलकत्ता यूनिवर्सिटी, और उसके बाद इन्होंने क्या किया, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जाकर के एज ए फिजिक्स प्रोफेसर इन्होंने जॉब कर ली। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही डिस्कवर्ड रमन इफेक्ट, और यही टाइम था जब इन्होंने रमन इफेक्ट के बारे में जो है वो खोज की। ठीक है, तो ये उनकी कॉलेज की एक पिक है जो आप देख सकते हैं। दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज रमन डिस्पर्शन, तो देखिएगा इस थ्योरी को रमन डिस्पर्शन के नाम से भी जाना जाता है। एज पर दिस कॉन्सेप्ट व्हेन लाइट ट्रेवल थ्रू अ फ्लूइड देन देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन लाइट एंड फ्लूइड विच इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो देखिए रमन डिस्पर्शन के अंतर्गत उन्होंने जो है ये बताया कि जब कभी लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, दैट मीन्स हवा से किसी फ्लूइड के कांटेक्ट में आती है, तो जो लाइट और फ्लूइड है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जिसे हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बारे में के रूप में जानते हैं। तो आपने लाइट वाला जो चैप्टर पढ़ा होगा उसमें डिस्पर्शन पढ़ा होगा, तो मैं ज़्यादा उसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बारे में बताया, वो भी दूसरे किसी क्या कहते हैं फ्लूइड के कांटेक्ट में आने की वजह से लाइट के, और इसके लिए उन्हें एक्चुअल में अवार्ड भी मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। ही ऑल्सो एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड द ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड सी। इसके अलावा इन्होंने क्या कहते हैं जो आसमान का नीला रंग है या समुद्र जो है वो नीला दिखाई देता है, उसके पीछे क्या कारण है ये भी बताया। ही रिसर्च ऑन मैग्नेटिज्म, एक्सरे, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, कलर एंड साउंड। तो देखिएगा ना केवल इन्होंने डिस्पर्शन ऑफ लाइट के ऊपर स्टडी करी, इसके अलावा उन्होंने मैग्नेटिज्म जो है अर्थ का उसके बारे में स्टडी की, एक्सरेज जो हैं उसके बारे में स्टडी की, और जो अलग अलग तरह के जो मैटर्स हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर आपका गैशियस मैटर, उनके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी की, कलर्स के बारे में स्टडी की, साउंड के बारे में स्टडी किया। फॉर हिज वर्क रमन इफेक्ट ही वाज अवार्डेड विद नोबेल प्राइज इन 1930, और 1930 में उनके द्वारा किया गया जो काम था रमन इफेक्ट, उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज का इनाम मिला, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और ये देखिए ये तो तब है जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तब की कंडीशन है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड हिम एज ए नेशनल प्रोफेसर इन 1949, तो देश जब आज़ाद हुआ तो नाम फेमस तो काफ़ी हो ही गए थे, तो इन्हें नेशनल प्रोफेसर का जो ओहदा है वो दे दिया गया। ही वॉज कन्फर्ड विद हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न इन 1954, और भारत का जो सबसे बड़ा सिविलियन नागरिक अवार्ड है जिसे हम भारत रत्न के नाम से जानते हैं, उसे 1954 में हमारी भारतीय सरकार ने इन्हें दिया। He was also awarded with Lenin Peace Prize, इसके अलावा इन्हें लेनिन पीस प्राइज के से भी नवाजा गया। He died on 28th Feb 1970. Every year 28th February is celebrated as Science Day to honor his immense contribution to science. तो देखिएगा इनकी जो मृत्यु है 28 फरवरी 1970 में हो गई थी, और हर साल 28 फरवरी को जो है हम इनकी याद में और इनको सम्मान देने के लिए हर 28 फरवरी को साइंस डे के रूप में मनाते हैं। ठीक, तो इट वाज ऑल अबाउट सीवी रमन। नाउ होमी जहांगीर बाबा। तो देखिएगा मॉडर्न साइंस की बात करें, खास तौर से एटॉमिक एनर्जी की बात करें, तो इसमें इनका ज़बरदस्त योगदान रहा था। काफ़ी ब्रिलियंट व्यक्ति थे और वर्सटाइल नेचर के थे, यानी कि ज़बरदस्त नॉलेज थी हर फील्ड में। तो डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा वाज बोर्न ऑन 30th October 1909 इन एन एफ्लुएंट पारसी फैमिली। तो देखिएगा इनका जो जन्म है वो 30 अक्टूबर 1909 में एक प्रभावशाली पारसी फैमिली में हुआ था। He was not only scientist but also a remarkable art lover and administrator। और ये ना केवल एक साइंटिस्ट थे बल्कि जबरदस्त कला के प्रेमी थे, और साथ के साथ एक शानदार एडमिनिस्ट्रेटर थे, यानी कि एक बहुत अच्छे प्रशासक थे। दैट मीन्स ये कंपनी वगैरह को बहुत अच्छे से डील कर लेते थे। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट इन्होंने संभाले अपने कंधों पे। आफ्टर स्टडी एट कैथेड्रल जॉन कैनन हाई स्कूल एंड एलिफेंटस्टाउन कॉलेज ही वेंट टू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी फॉर हायर एजुकेशन। तो देखिए शुरू से ही जो स्टडीज़ हैं बहुत ज़बरदस्त अच्छे बड़े बड़े अंग्रेजी
जो आपके कॉन्वेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे ही हुई उनकी। जैसे कि शुरुआती जो शिक्षा है इनकी कैथीड्रल जॉन कैनन हाई स्कूल, उसके बाद उस एल्फिस्टोन्स कॉलेज, और उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए ताकि आगे की शिक्षा हासिल कर सकें। After graduating from Cambridge in 1930 he began advanced study in theoretical physics। तो एक बार जब उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 1930 में ग्रेजुएशन पूरा कर लिया तो इन्होंने आगे की जो एडवांस स्टडी है वो थियोरेटिकल फिजिक्स में इन्होंने स्टार्ट कर दी। He conducted research in the field of cosmic ray and atomic energy। और उसके बाद उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया कॉस्मिक रेज, यानी कि आपके अंतरिक्ष में से आने वाली अलग अलग तरह की जो रेज हैं उनके ऊपर, यानी कि प्रकाश की जो रश्मियां हैं, किरणें हैं, उनके ऊपर स्टडी शुरू करी। ऐसे ही एटॉमिक एनर्जी के बारे में स्टडी किया उन्होंने। He concluded that cosmic ray are those microparticles which come into atmosphere from external space and produce a shower of electron-like particles after interacting with particles of air। तो इन्होंने बताया कि कॉस्मिक रेज कुछ और नहीं है, ये बहुत ही माइक्रो पार्टिकल हैं, बहुत ही सूक्ष्म छोटे छोटे कण हैं जो कि हमारे जो अर्थ है उसके एटमॉस्फेयर में बाहर से स्पेस में से आता है, और जब ये आता है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स की शावर हो रही हो, यानी कि उनकी बूंदाबांदी हो रही हो। ठीक, आफ्टर इंटरेक्टिंग विद पार्टिकल्स ऑफ एयर, जब ये हवा के कणों के साथ इंटरेक्ट करता है। In 1942 he was appointed as a professor of space radiation। और 1942 में इनको स्पेस रेडिएशन का जो प्रोफेसर है वो नियुक्त किया गया। भाभा वाज क्लोजली रिलेटेड टू टाटा फैमिली, अ लीडिंग बिजनेस फैमिली इन इंडिया। और मज़े की बात क्या है कि जो इनकी फैमिली है बाबा जी की, ये टाटा फैमिली से बिलोंग करती थी, यानी इनसे काफ़ी घनिष्ठ संबंध थे। और टाटा भारत की उस टाइम भी और आज भी लीडिंग बिजनेस फैमिलियों में से एक थी। टाटा एस्टैब्लिश्ड TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इन 1945। तो टाटा जो थे इन्होंने TIFR नाम की एक इंस्टीट्यूशन, जिसको टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का नाम दिया गया, 1945 में उन्होंने खोला टाटा ने। ठीक है। After independence of India, Atomic Energy Commission was established in 1948 and Bhabha was appointed as its chairman। और भारत की आज़ादी के जस्ट एक साल बाद ही, यानी कि 1948 में भारत में एक कमीशन बनाया गया जो कि एटॉमिक एनर्जी के ऊपर बेस्ड था, और भाभा को उसका चेयरमैन बनाया गया उस कमीशन का। Under his supervision, 3 nuclear reactor अप्सरा, साइरस एंड जर्लिना वर एस्टैब्लिश्ड। तो देखिएगा भारत ने 3 न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हैं उस समय में स्थापित किए, अप्सरा, साइरस और जर्लिना नाम से, और ये इनके सुपरविजन में हुआ था, यानी इनके नेतृत्व में ही हुआ था। In 1963, construction of India's first nuclear power station taken place under his leadership at तारापुर। ऐसे 1963 में जो भारत का पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन था जो कि तारापुर में बना था, उसको भी इनके नेतृत्व में ही बनाया गया था। ठीक है, तो ये बड़े बड़े काम कर रहे थे। तो ये देखिएगा, आप देख सकते हैं पीछे आपको न्यूक्लियर प्लांट दिखाई देगा, ये न्यूक्लियर प्लांट का एक पिक्चर है उस टाइम का। आजकल के न्यूक्लियर प्लांट थोड़े से एडवांस्ड हैं। He died in a plane crash on 24 जनवरी 1966। और ऐसे ही ये एक मीटिंग अटेंड करने के लिए कोई जेनेवा कन्वेंशन था, शायद मैं भूल रहा हूँ, या जो भी है उसको अटेंड करने के लिए जा रहे थे। तो उस ड्यूरेशन में प्लेन क्रैश में 24 जनवरी 1966 में इनकी जो है डेथ हो गई। तो बहुत सारे जो लोग हैं मानते हैं कि एक्चुअल में ये कोई प्लेन क्रैश नहीं था, एक्चुअल में ये विदेशी ताकतों की यानी कि धोखेबाजी कह सकते हो, या फिर उनके द्वारा कराया गया क्रैश था, यानी कि प्लेन में गड़बड़ी पैदा कर दी थी ताकि प्लेन क्रैश हो और उसमें इनकी मृत्यु हो जाए, ताकि जो भारत है वो एटॉमिक जो साइंस है उसकी फील्ड में ज़्यादा आगे ना जा सके, क्योंकि हम बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहे थे। देखिएगा, भारत से सदा ही लोग डरे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग जो है ना बहुत नॉलेज रखते हैं, कमाल के लोग हैं हम। ठीक, और यही रीज़न है कि सबके पेट में दर्द होता है जब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा, तो जब लेकिन फिर भी मानते हैं कि इन्होंने जितने टाइम रहे ज़बरदस्त काम किए, शायद ये 5-10 साल और ज़िंदा रहते
तो शायद हमारी जो आज की स्थिति है उससे कहीं गुना ज़्यादा बेहतर होते हैं एटॉमिक साइंस के फील्ड में, क्योंकि ज़बरदस्त नॉलेज थी और ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर थे, ज़बरदस्त यानी कि कैपेबिलिटी थी इनके अंदर, वर्सटाइल थे, यानी कि एक फील्ड नहीं अनेकों फील्ड में इनको ज़बरदस्त नॉलेज थी। वैसे ही पारसी थे, पारसी लोग तो वैसे भी ज़बरदस्ती होते हैं। Nuclear Power Institute Trombe was renamed as Bhabha Atomic Research Center in 1967 to honor his valuable contribution to the nation. ऐसे ही न्यूक्लियर पावर इंस्टीट्यूट ट्रोम्बे जो था उसको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नाम से रीनेम कर दिया गया 1967 में, यानी कि पहले जो न्यूक्लियर पावर इंस्टीट्यूट ट्रोम्बे बनाया गया था उसका नाम बदल करके भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर दिया गया 1967 में, ताकि इनके द्वारा दिए गए जो कंट्रीब्यूशन है उसको ऑनर करते हुए उनको सम्मान दिया जा सके। ठीक है। ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, और इन्हें फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहा जाता है। सो आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू। तो अच्छे से लेक्चर सुनिएगा और लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा।